So let's start with definition of relation. Let A and B are two non-empty sets let capital A and B are two non-empty sets then relation capital R is a subset of Cartesian product of A and B. अब ये जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखा है इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे. रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो मतलब देखो अगर ए कॉमा बी करके अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जो किसका पार्ट है जी, रिलेशन आर का पार्ट है, अगर ऐसा बोला है तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा जी ये जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का रहेगा एंड ये जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का रहेगा. व्हाई? बिकॉज रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट आर, ये जो रहता है हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं जी, ए कैपिटल आर बी. ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी. रिलेशन क्या है वो डिफाइन कैसे किया जाता है उसके एग्जांपल हम देखेंगे. बट ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का पार्ट है, रिलेशन आर बी ए क्रॉस बी का ही पार्ट है. मतलब ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस के अंदर रहेंगे. ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स, पहले का दूसरे के साथ रिलेशन आर रहता है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं जी, ए इज रिलेटेड टू बी. नोट डाउन कर लो. अब देखो हमारे कुछ पिछले वाले जो सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशंस थे उनको हम यूटिलाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल रिलेशन आर का कार्डिनलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं. रिलेशन आर छोटा से छोटा नल सेट हो सकता है और सिंस इट इज सब सेट तो इसका बड़ा से बड़ा वैल्यू ए क्रॉस बी के बराबर हो सकता है. बट ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे जी ऑन कार्डिनलिटी. लेट जैसे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज x and number of elements in B is y. दोनों फाइनाइट है. तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या रहेगा? कल ही हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या रहेगा? x इंटू वाई रहेगा, प्रोडक्ट रहता है सीधा, तो क्या रहेगा जी, x इंटू वाई रहेगा. ठीक है. अब देखो थोड़ा सा पीछे जाते हैं चैप्टर सेट में, वहां पर हमने सबसेट, सुपर सेट एंड पावर सेट जो कंसेप्ट देखा था, वहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, इफ एनी सेट हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसके सबसेट्स कितने पॉसिबल रहता है, 2 टू द पावर n रहता है. सिंस रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, all possible relations, ये क्या रहेगा जी भाई,
2 to the power number of elements in A cross B, that is 2 to the power x comma y. इतने रिलेशंस पॉसिबल रहेंगे. ये चलो क्वेश्चन के ऊपर, एक एग्जाम्पल के ऊपर ऑब्जर्वेशन बनाते हैं. क्वेश्चन लिख लो. लेट जैसे हमें सेट ए दिया हुआ है जी, ए बी सी डी, एंड हमें सेट बी दिया हुआ है जी, पी क्यू आर एस. रिलेशन R1 दिया हुआ है A कॉमा पी, बी कॉमा आर, सी कॉमा एस. रिलेशन R2 दिया है Q कॉमा बी, सी कॉमा एस, डी कॉमा आर. रिलेशन R3 है A कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, डी कॉमा पी, सी कॉमा आर, बी कॉमा आर. रिलेशन R4 है A कॉमा पी, क्यू कॉमा ए, बी कॉमा एस, एस कॉमा डी. देखो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन को यूज करना है. Which of the above is or are relations तो देखिए क्वेश्चन में नीचे वाला जो पार्ट लिखा है इसको हम रीड कैसे करते हैं वो समझ लो. दिस इज रेड एज रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. ये क्लियर है? अब देखो ए टू बी तो मतलब पहला सेट, फ्रॉम मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, सेट ए से होगी. टू बी कहाँ तक जाएगा, ये बी तक जाएगा. इसलिए पहला एलिमेंट ए का रहेगा, दूसरा एलिमेंट बी का रहेगा. ये सेंस कर रहा है? ए क्रॉस बी में हमेशा पहला एलिमेंट ए का रहता था, दूसरा एलिमेंट बी का रहता था. रिलेशन आर में भी पहला एलिमेंट ए का रहेगा, दूसरा एलिमेंट बी का रहेगा. तो देखो हमें क्या दिया है जी, हमें दो गिवन सेट्स है ए एंड बी, और इनके अकॉर्डिंग चार रिलेशंस दिए हुए. अब हमें रिकॉग्नाइज क्या करना है, ये चारों में से कौन से रिलेशंस है फ्रॉम ए टू बी. अब ए से बी तक रिलेशन जो भी रहेगा उसमें हमारा जो भी ऑर्डर पेयर रहेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी फ्रॉम ए, सेकंड एलिमेंट मस्ट बी फ्रॉम बी. ये समझ में आया क्वेश्चन? अब शुरू करते हैं. रिलेशन R1 पे ध्यान देना. अब ए कॉमा पी, पहला सेट ए का है, दूसरा सेट बी में, बी कॉमा आर, ए वाला है ये बी वाला है, सी कॉमा एस ये ए वाला है ये बी वाला है. तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. R2 पे जाते हैं. Q कॉमा बी, पहला सेट बी का है, दूसरा सेट ए का है. भाई ये इधर ही मार खा गया. दिस इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. भले ही सी कॉमा एस है और डी कॉमा आर है, मैटर
नहीं करेगा, एक भी एलिमेंट अगर रहेगा वैसा तो ये रिलेशन आर नहीं है। ये कहाँ से कहाँ तक है वो भी नहीं सोचना है, ये रिलेशन है ही नहीं, इट इज अ मिक्सचर। नेक्स्ट रिलेशन आर थ्री, ए पी यस, ए क्यू यस, डी पी यस, सी आर यस, बी आर यस। इसके सारे के सारे एलिमेंट जो है उनमें सारे ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम ए, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम बी। आर थ्री इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर फोर पे आते हैं, ए पी हाँ भाई है, क्यू ए ये नहीं है, बी एस है बट एस डी नहीं है। तो रिलेशन आर फोर इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये क्वेश्चन के बाद आपको सिर्फ चार स्टेटमेंट लिखना है। कैसे लिखना है समझ में आ गया? रिलेशन आर वन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर टू इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, रिलेशन आर वन एंड आर थ्री आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर टू एंड आर फोर आर नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये ऊपर वाला पार्ट मत लिखो, सीधा हेडिंग डालना। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, देखो ये कुछ नए टर्म्स लग रहे होंगे आपको। रेंज पता है वर्ड का मतलब, व्हाट इज रेंज? जहां तक आप जा सकते हो, लाइक एंड पार्ट, ठीक है। लाइक अगर मैं सर्कल अगर बोल रहा हूँ तो सेंटर से उसका रेंज कहाँ तक रहेगा, रेडियस की दूरी तक रहेगा, ठीक है। डोमेन, डोमेन ये वर्ड के साथ आप शायद फैमिलियर ना हो। डोमेन का मतलब रहता है होम, या फिर ऐसा जो आपका कंफर्ट जोन है जहां से आप शुरुआत करते हो, ठीक है। डोमेन मतलब क्या रहेगा, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब तक हम क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए पहला सेट, बी दूसरा सेट, पहला सेट दूसरा सेट कब तक बोलते हुए चलेंगे? ये उनके है जी भाई टेक्निकल नाम। जो पहला सेट है उसको हम क्या बुलाते हैं जी, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। और जो दूसरा सेट है इट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ अ रिलेशन। जहां से शुरू हो रहा है रिलेशन डोमेन, जहां तक जा रहा है रेंज। तो मतलब अगर आप ये एग्जांपल में अगर देखोगे, सेट ए इज डोमेन ऑफ रिलेशन, सेट बी इज रेंज ऑफ रिलेशन, क्योंकि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है पहला एलिमेंट हमेशा डोमेन का रहेगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा रेंज का रहेगा। तो ये कंसेप्ट में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस हम सेट ए और सेट बी के एक्चुअल किस नाम से पुकारेंगे आगे वो है। ये क्लियर है? तो सीधा लिख लो, फॉर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब मैं बोल रहा हूं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, बट आप नोट्स में लिखते टाइम ऐसे लिखो। ये क्लियर है? मैंने ए प्लस बी बोला तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ना। सो कम ऑन, फॉर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, domain of relation R is set A and range of relation R is set B.
अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इफ domain and range are one set? मेरे पास एक ही सेट है, सेट ए। मैं सेट ए को डोमेन बोल रहा हूँ और रेंज को भी अब मैं कौन सा सेट रख रहा हूँ, सेट ए ही रख रहा हूँ। सो वेन एवर आवर डोमेन एंड रेंज आर सेम, हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब दोनों अगर सेम रहेंगे तो अब हम क्या बोलेंगे, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। बट बोलने में वियर्ड लग रहा है ना, ए टू बी अलग अलग से, बट ए टू ए अजीब लग रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमारा सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, फॉर सेट ए इट विल बी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। बट इसको हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना जी। इट इज कॉल्ड एज रिलेशन ऑन सेट ए। जब भी बोला जाएगा रिलेशन ऑन सेट ए रहेगा, एन रहेगा, जेड रहेगा, जो कुछ भी रहेगा। अब यहाँ पर आपके दो सेट्स को मेंशन किया जा रहा है क्या, पहले वाले के जैसे, लाइक फ्रॉम ए टू बी? नहीं, सिर्फ क्या बोला जा रहा है, रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या रहेगा, हमारा डोमेन भी वही है और हमारा रेंज भी वही है। अब देखो इसी एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। हमारे पास सेट ए है, सेट बी है और कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। सेट ए और बी दिया हुआ है, R1 एंड R2 आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। R1 एंड R2 आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। R1 ऐसे डिफाइन किया है और R2 ऐसे डिफाइन किया है। अब आपको क्या बोला है जी, यू हैव टू नोट डाउन डोमेन एंड रेंज ऑफ R1 एंड R2। लिखने का तरीका कैसा रहेगा, वैसा ही। अब देखो यहाँ पर डोमेन ऑफ R1 कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर ध्यान देना जी। डोमेन ऑफ R1 सेट ए से शुरू हो रहा है, बट R1 के अंदर देखो कौन से एलिमेंट्स है वही इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि R1 के अंदर डोमेन, तो पहला एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ पहले एलिमेंट को हम मेंशन करेंगे जी, ए बी सी एंड डी। और यहीं पर अगर हमें बोला जाएगा रेंज ऑफ R1, तो देखो दूसरे एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे। कौन से हुए जी, Q S R एंड R। रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता है सेट में, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे जी यहाँ पर, Q R एंड S। दिस इज रेंज ऑफ R1। हम PQRS नहीं लिखेंगे बिकॉज रिलेशन R1 में कभी भी दूसरा एलिमेंट P है क्या, नहीं। ये क्लियर है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, डोमेन ऑफ R1 इज सबसेट ऑफ सेट A, रेंज ऑफ R1 इज सबसेट ऑफ सेट B। क्या आप सिमिलर अब आप R2 के लिए कर सकते हो, करो क्विकली।
डोमेन ऑफ R2 आया जी। डोमेन ऑफ R2 क्या रहेगा जी? BCD। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बस कलेक्शन होना चाहिए। रेंज ऑफ R2 PQS। ठीक है। रिलेशन R क्या रहता है वो समझ में आ गया। अब देखते हैं जी इसका एंड पार्ट, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन नाम से रिलेशन क्या है वो समझ में आ गया। इनवर्स ये टर्म हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बेसिकली उसका मतलब क्या रहता है जी? अपोजिट या फिर उल्टा। बेसिकली उल्टा, इनवर्स। बराबर है। अगर मेरा रिलेशन R फ्रॉम A टू B रहेगा तो वहीं पर अगर मैं डोमेन और रेंज का प्लेस अगर चेंज कर दूं, फ्रॉम A टू B की जगह पर आप फ्रॉम B टू A अगर करेंगे तो उस टाइप का जो रिलेशन रहता है इट इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन। इट इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज इनका एक्सचेंज हो जाता है, तो अब मुझे अब आगे जाते टाइम रिलेशन R1 था, पीछे आते टाइम रिलेशन R1 का इनवर्स रहेगा या फिर इनवर्स R1 रहेगा। ठीक है। तो इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल के ऊपर करेंगे ऑब्जर्व। लेट रिलेशन R फ्रॉम A टू B is such that, let relation R from A to B is such that relation R is equal to A comma B। देखो लिख ऐसे रहे हैं बट रीड कैसे करते हो समझ लो। रिलेशन R is defined as ordered pair made of A and B such that A belongs to set A and B belongs to set B। Then relation R inverse is from B to A, that is R inverse from B to A। और अभी R inverse कैसे बना रहेगा जी? R inverse is made of ordered pair B comma A such that element B belongs to set B and element A belongs to set A। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो ऑर्डर पेयर है उसका अगर ऑर्डर अगर चेंज कर दिया तो हमारे रिलेशन आर जो है अब वो क्या बन जाता है? आर इनवर्स बन जाता है। इसको अपने डेली एग्जांपल से अंडरस्टैंड करना है। तो भाई अगर रिलेशन आर इज फादर ऑफ, जैसे मेरे पास एलिमेंट्स है ए एंड बी, आर डिफाइन किया भाई ए इज फादर ऑफ बी। ए पहला एलिमेंट है, बी दूसरा एलिमेंट। अब इनका जब हम एक्सचेंज करेंगे तो हमारा रिलेशन आर भी क्या हो जाता है? अब इनवर्स हो जाएगा। इफ ए इज फादर ऑफ बी तो ऑब्वियसली बी इज सन और डॉटर ऑफ ए। हम इस तरीके से जाएंगे, रिलेशन आर को भी हमें इनवर्स करना पड़ेगा। तभी तो लॉजिकली सही आएगा।
A or B, relation R is defined as is less than, A is less than B. इसी का मतलब इसको अगर अब इनका अगर प्लेसमेंट चेंज करेंगे, B is greater than A रहेगा, रिलेशन R भी इनवर्स हो जाता है जब आपके ऑर्डर्ड पेयर में इनका पोजीशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं जी, if relation R is from A to B and R inverse is from B to A, हमारा सेट A को हम क्या बोलते हैं जी, इट इज डोमेन ऑफ रिलेशन R. Set A is domain of relation R, but this becomes range of relation R inverse. और हमारा जो सेट B है, it is range of R, but it becomes domain of R inverse. तो बेसिकली सिंपल इसमें अगर ये पूरे डेटा को अगर याद रखना है, इनवर्स रिलेशन मतलब व्हेन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन आर इंटरचेंज्ड वी गेट इनवर्स रिलेशन। ये क्लियर है? अब देखो, हमने अंडरस्टैंडिंग करने के लिए डिटेल में गए, स्लो स्पीड से गए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, एट द एंड हमने उसको सिंपल किया। हमने सिंपल में अंडरस्टैंड नहीं किया, अंडरस्टैंड करते टाइम हमने हर एक डिटेल को ऑब्जर्व किया। ये समझ में आया? रिलेशन से लेकर इनवर्स रिलेशन तक किसी को कोई डाउट? व्हाट इज डोमेन ऑफ अ रिलेशन? जो हमारा फर्स्ट सेट रहता है इट इज कॉल्ड एज डोमेन, जो सेकंड सेट रहता है इट इज कॉल्ड एज रेंज। रिलेशन आर के अंदर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स ही रहते हैं। उन ऑर्डर्ड पेयर में से जो पहला एलिमेंट रहता है वो डोमेन का पार्ट रहता है, जो दूसरा एलिमेंट रहता है वो रेंज का पार्ट रहता है। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से अगर इनको अगर एक्सचेंज कर दिया तो जो हमारा रिलेशन रहता है वो बन जाता है जी इनवर्स। इनवर्स, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आपको देखो ये ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट कह दिया जी रिलेशन R1 एंड R2 दिए। अब आपको क्या लिखने हैं जी, R1 इनवर्स लिखना है और R2 इनवर्स लिखना है। करो क्विकली, इसको यूज करो। इफ R इज A कॉमा B, R इनवर्स इज मेड ऑफ B कॉमा A। यस, क्या नहीं समझा? इनवर्स रिलेशन नहीं समझा? अच्छा, रिलेशन आर क्या बोला है? रिलेशन आर इज मेड ऑफ ए कॉमा बी, बराबर है। पहला एलिमेंट डोमेन का है, दूसरा एलिमेंट रेंज का है। आर इनवर्स कैसे डिफाइन है? इन दोनों का इंटरचेंज हो जाता है। आर के अंदर क्या है, ए कॉमा बी है, तो देखो आर इनवर्स के अंदर क्या है, बी कॉमा ए रहेगा। तो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर में से इन दोनों का सिर्फ इंटरचेंज करना है। तो अगर ए क्यू है R1 में, R1 के इनवर्स में क्या रहेगा, क्यू कॉमा ए रहेगा। यहाँ पर बी कॉमा एस है तो वहां पर एस कॉमा बी रहेगा। समझ में आया? अभी लिखने ही वाला हूँ, डोंट वरी। अब देखो ऊपर मैं R1 इनवर्स लिख रहा हूँ, मेरा R1 इनवर्स क्या रहेगा, मैं इन्हीं को सिर्फ इंटरचेंज करके लिखूंगा जी। क्यू कॉमा ए रहेगा, एस कॉमा बी रहेगा, आर कॉमा सी रहेगा और आर कॉमा डी रहेगा। इफ दिस इज रिलेशन R1 देन दिस इज रिलेशन R1 इनवर्स या इनवर्स ऑफ R1। आप दोनों में से कुछ भी बुला सकते हो। R2 इनवर्स क्या रहेगा जी, P कॉमा बी, Q कॉमा डी, S कॉमा सी। हम एक एक करते हुए देखते हुए जा रहे हैं। पहले रिलेशन को अंडरस्टैंड किया, उसका कार्डिनलिटी क्या रहता है वो अंडरस्टैंड किया, डोमेन एंड रेंज क्या रहता है वो अंडरस्टैंड किया, उनका इंटरचेंज किया तो क्या होता है वो अंडरस्टैंड किया।
अब एक ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब देखेंगे। हो गया ये? A is a set of first 10 natural numbers and relation R on set A is defined as R is made of ordered pair x comma y such that x and y both belongs to set A and x plus 2y is equal to 10। पहले क्वेश्चन लिख लो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए क्या जाना है उसका स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी के बाद जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। ये नीचे भी मत देखो, पहले ऊपर वाले स्टेटमेंट देखिए। ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ए डिफाइन हो गया मेंटली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही रहेंगे एलिमेंट्स 1 to 10। क्लियर है? रिलेशन आर इज ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन अ सेट मतलब डोमेन भी यही है और रेंज भी यही है। मतलब हमारा x कॉमा वाई की अगर बात कर रहे हैं, x भी a में बिलोंग करेगा, y भी a में बिलोंग करेगा, तो a क्या है पहले पता करना क्यों जरूरी है, समझ में आ गया। बट ये x कॉमा वाई का सिलेक्शन भी क्या है देखो, एंड ये कंडीशन x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 10 आना चाहिए। x और y का सिलेक्शन का कंडीशन समझ में आ गया। अब देखो इसको हम x का कोई तो एक वैल्यू पकड़ के y का वैल्यू निकालना, या फिर y का कोई तो एक वैल्यू पकड़ के x का वैल्यू निकालना, दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। सबसे पहले सेट ए को डिफाइन कर लेते हैं। सेट ए क्या रहेगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब x कॉमा y का सिलेक्शन कैसा है जी, सच दैट x comma y it's such that x plus 2y is equal to 10। आप दोनों में से जिस रास्ते जाना चाहते हो जा सकते हो, जैसे कि आप x को अज्यूम कर लो, तो आप क्या कर सकते हो जी, y is equal to 10 माइनस एक्स बाई 2। समझ में आया? इधर का प्लस एक्स उधर जाएगा, माइनस एक्स, इधर 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा वाला आप क्या अज्यूम कर लो जी, y को अज्यूम कर लो, तो आप सीधा क्या कर सकते हो जी, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल है आप वो चूज कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है जल्दी जल्दी निपटाना है, ऐसा जाओ। आपको लगता है भाई आज कुछ तूफानी करता है, आप ऐसा जाओ, मैं वो प्रेफर करूंगा। क्योंकि देखो ना, y अज्यूम कर लिया, डिनोमिनेटर में डिवीजन करने का झंझट नहीं चाहिए। ऊपर से देखो क्या होता है, अगर मैंने x का वैल्यू अगर 1 अज्यूम किया, 10 माइनस 1 9, 9/2, y इज इक्वल टू 9/2 है क्या a के अंदर? नहीं है। मतलब यहाँ पर ट्रायल एंड एरर ज्यादा करने पड़ेंगे, उधर उसका झंझट ही नहीं है, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 है। ये क्लियर है? तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये जो कंडीशन दिया है उसको हमने लिखा जी x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। हम y का वैल्यू अज्यूम करके चलेंगे, तो एट y इज इक्वल टू 1, x देखो क्या मिलता है, y का वैल्यू 1 डालो, 2 1 2, 10 माइनस 2 8 मिलता है। और आपको कौन चाहिए, x कॉमा वाई चाहिए, तो ऐसी जगह पर आपको देखो x कॉमा वाई का मिल जाता है 8 कॉमा 1, ये बन गया पहला। नाउ एट y इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 6, आपको x इज इक्वल टू क्या मिला जी, 6। आपका x कॉमा वाई क्या बन जाएगा जी, 6 कॉमा 2। समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं? एट y इज इक्वल टू 3।
ये क्या बन जाएगा जी हमारा x इज इक्वल टू 4, ये क्या बन जाएगा जी हमारा 4,3 एट y इज इक्वल टू 4, x क्या बन जाता है जी 2 बन जाता है, राइट। 4 2 8, 10 माइनस 8 2, ओके। तो ये क्या बन जाएगा जी हमारा 2,4। क्या x इज y इज इक्वल टू 5 डाल सकते हैं? हाँ भाई डाल सकते हैं, बट तब x इज इक्वल टू 0 मिलता है, और x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है क्या? नहीं है, तो हम वो नहीं लेकर आएंगे। हमें देखो क्या मिल गया, 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। ये कैसे ऑर्डर्ड पेयर से? जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और जैसे ये टैली कर लिया, एट द एंड सीधा लिख दो जी भाई, रिलेशन आर क्या रहेगा? 8,1, 6,2, 4,3 एंड 2,4, ये रहेगा जी हमारा रिलेशन आर। इसमें से ये जो पहले एलिमेंट्स रहेंगे, दिस इज डोमेन ऑफ रिलेशन आर, और ये जो दूसरे एलिमेंट्स रहेंगे, दोज आर रेंज ऑफ रिलेशन आर। आर इनवर्स बोला तो अगर आर ये है, आर इनवर्स क्या रहेगा? 1,8, 2,6, 3,4, 4,2। समझ में आया? एक ही एग्जाम्पल, उसके ऊपर आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है सिर्फ उतना ही निपटा के मत करो, आपको कंसेप्ट का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस नहीं है। क्वेश्चंस के बहाने कंसेप्ट का चल रहा है, ये क्लियर है? ऐसा एक सिमिलर टू क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सब कुछ फाइंड आउट करना है, ओके। Relation capital R is defined on a set of integers, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स वाले सेट को हम कैपिटल Z से दिखाते हैं, कैपिटल I से नहीं दिखाते हैं, ठीक है। नेचुरल के लिए N दिखाते हैं, होल के लिए W दिखाते हैं, बट इंटीजर्स के लिए हम Z दिखाते हैं। रियल के लिए कैपिटल R है, इर्रेशनल के लिए कैपिटल Q है, इर्रेशनल के लिए कैपिटल Q है, रैशनल को अपन सीधा P/Q फॉर्मेट बोलते हैं। Okay, relation R is defined on a set of integers. अब देखो R कैसे डिफाइन किया है? R is made of ordered pair x, y such that x and y both are integers and x square plus y square is equal to 25। ने बोला ना सिमिलर, सिमिलर है। यहाँ पर आपके लीनियर थे, x और y का पावर 1 था, लीनियर है। यहाँ पर अब इनका पावर 2 है, मतलब स्क्वायर वाले पार्ट, ठीक है, इजीली कर पाओगे। अब कोई है जिसको नहीं पता इंटीजर क्या रहता है? नंबर लाइन के ऊपर 0 1 2 3 जैसे आगे जाते हैं, वैसे ही नेगेटिव साइन के साथ -1 -2 -3, बट सबका डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 1 रहेगा। 9/2 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज ए रैशनल नंबर। सेम अप्रोच कर लो। अब देखो आपको सेट Z को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इनफाइनाइट सेट है। आपको क्या करना पड़ेगा? आइदर x अज्यूम करके y का वैल्यू निकालो, या फिर y अज्यूम करके x का वैल्यू निकालो, आपका सॉल्यूशन वहीं से शुरू रहेगा। ये क्लियर है? आगे आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ जी। फाइंड relation R, domain of R, range of R and R इनवर्स। ये जो रिलेशन R है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड है। अब हमें उसको
रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा, उसका डोमेन लिखेंगे, उसका रेंज लिखेंगे, उसको हम इन्वर्स भी करेंगे। क्या आएगा जी, मैं अगर x को अज्यूम करके y निकालना चाहता हूँ, मैं वाई स्क्वायर इधर रखूंगा, इधर का प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर y स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको x का ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा सो दैट 25 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वाला एक लगाता हूं, अंदाजा लगाओ। हम इंटीजर्स हमारे पास इनफाइनाइट है, बराबर है, बट पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे नंबर, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। और एडिशन करने के बाद 25 आ रहा है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 तक का ही है, तो आपको 0 से लेकर 5 तक के ही स्क्वायर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? निगेटिव नंबर्स भी आएंगे उसमें, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही है। करो कितने, मतलब भाई जितने पॉसिबल है सारे निकाल, ये रिलेशन आर को सेटिस्फाई करने वाले सारे निकालने। और ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन भी चेकआउट होगा। अब देखो जी, हमें x कॉमा वाई कैसे चाहिए भाई, इसको डिफाइन किया है जी उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 चाहिए। योर चॉइस, आप x अज्यूम करके y निकालो या फिर y अज्यूम करके x निकालो। अब यहाँ पर देखो दोनों लगभग सेम ही है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा जी भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने x का वैल्यू ऐसे लेना है सो दैट y भी इंटीजर ही रहे, y इरेशनल नंबर नहीं चलेगा, y रैशनल नंबर नहीं चलेगा, y मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, अब देखो ट्राई करके देखते हैं, पूरा 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 सब कुछ करेंगे। तो हमने x इज इक्वल टू क्या लिया वो यहाँ पर देखेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिया वो यहाँ पर देखेंगे, और उसकी वजह से हमें x कॉमा वाई क्या मिलेगा वो देखेंगे। अब लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं बिकॉज 0 इज एन इंटीजर। 25 माइनस 0 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इसलिए मैटर करेगा। +5 का भी स्क्वायर 25 है, -5 का भी स्क्वायर 25 है, तो भाई 25 का जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, यू कंसिडर बोथ वैल्यूज, +5 एज वेल एज -5। अब यहाँ पर x का एक वैल्यू है और y का 2 वैल्यूज है, बराबर है, इसलिए आपके x कॉमा में देखो क्या बनेंगे, एक तो ये 0 + 5 बनेगा एंड 0 -5, दोनों बनेंगे ये। समझ में आया? दोनों बनेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे क्या हुआ समझ में आया? अब देखो x स्क्वायर करना है ना, तो मैं प्लस लूँ या फिर माइनस लूँ, किसी का कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं, मैंने x इज इक्वल टू लिया जी +-1, दोनों एक ही साथ। +1 का स्क्वायर करो या फिर -1 का स्क्वायर करो, आने वाला तो 1 ही है। 25 माइनस 1 24 रूट ऑफ 24। ऐसे टाइम पे y का वैल्यू क्या मिल रहा है, रूट ऑफ 24। क्या ये इंटीजर है? स्क्वायर रूट के अंदर जब भी
नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है वो हमेशा इरेशनल बन जाता है. दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हम ये वाला पार्ट लेंगे क्या? इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट, मैंने x इज इक्वल टू लिया जी +-2, मुझे यहाँ पर √21 मिलता है. ये है क्या? नहीं. मैंने x इज इक्वल टू लिया जी +-3, मुझे y इज इक्वल टू देखो क्या मिलता है, +-4. +3 डालो या फिर -3 डालो. 3 का स्क्वायर 9, 25 - 9 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 +-4. +4 भी रह सकता है, -4 भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज इंटीजर है. इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर दो जी. हमारा यहाँ पर कितना बनेगा? अब देखो मजेदार बात, +3 के लिए एक बार +4 एक बार -4, -3 के लिए एक बार +4 एंड एक बार -4. तो इसके दो ऑप्शन, इसके दो ऑप्शन, 2 2 जा 4. तो हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे जी? 3, +4, +3, -4, -3, +4, -3, -4. ये समझ में आया? नेक्स्ट, अब मैंने x इज इक्वल टू क्या लिखा जी? अब +-4 लखा, तो मुझे y इज इक्वल टू देखो क्या मिलता है, +-3 मिलता है. इसके भी अब क्या बनेंगे? 4. 4, 3, 4, -3, -4, 3, -4, -3. एंड सबसे एंड में x का वैल्यू हमने क्या लिखा जी? +-5. तब y मिलता है जी 0. y मिलता है तब 0. अब फिर इसके दो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इसके जैसे ही. इसके ऑर्डर्ड पेयर इधर लिख रहा हूँ. ये बनेगा जी हमारा 5, 0 एंड -5, 0. अब मजेदार बात, जब आप इसका डोमेन लिखोगे, आप इसका रेंज लिखोगे, दोनों सेम मिलेंगे. आप रिलेशन आर इनवर्स लिखोगे, आपका जो रिलेशन आर है वही आपका आर इनवर्स रहेगा. क्योंकि देखो ये टोटल रिलेशन आर है, ये सारे रिलेशन आर वाले एलिमेंट्स है. ये दोनों का प्लेसमेंट चेंज करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो खुद इधर है. 0,5, 5,0, 0,-5, -5,0. बोथ आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ रिलेशन आर, इसलिए आर इनवर्स में दोनों रहेंगे. 3,4, 4,3, 3, -4, -4,3, -3,4, 4, -3, -3, -4, -4, -3. यही डोमेन है, यही रेंज है, यही आर है, यही आर इनवर्स. यस. हाँ, तो अब रिलेशन आर कैसे लिखेंगे? रिलेशन आर हम लिखेंगे भाई, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स लिखना है. 0,5, 0, -5, 3,4, -3,4, 3, -4, -3, -4. ये हो गए आधे. अब इन्हीं को उल्टा करके बाकी के आधे. 5, 0, -5, 0, 4, 3, 4, -3, -4, 3, -4, -3. वहां पर देखना, वहां पर 12 है, यहाँ पर 12 है, लिख दे. दिस इज अवर रिलेशन आर. अब यहाँ पर डोमेन ऑफ आर, अब देखो आर इनवर्स भी यही है. मैं बोला ना, मैं इसको वापस से नहीं लिख रहा हूँ, पर आर इनवर्स यही है. ठीक है. डोमेन ऑफ आर क्या रहेगा जी आपका? -5. डोमेन पहली जगह पर क्या क्या है? -5 है, -4 है, -3 है, उसके बाद सीधा 0 है, फिर 3 है, 4 है और 5 है. अब ये जो डोमेन है यही रेंज है. रेंज ऑफ आर भी यही है. ये समझ में आ गया? ओके.
एक क्वेश्चन ट्राई करो. रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स such that R is made of A comma B. A and B both are natural numbers and A plus 3B is equal to 17. आएगा ये इजीली. ऑर्डर्ड पेयर है, किसी भी एक को अज्यूम करो, दूसरे का वैल्यू निकाल लो. ये पहले वाले से मैच कर रहा है, पहले वाले एग्जांपल से. x plus 2y is equal to 10. उसी के हिसाब से ट्राई करो. बी अज्यूम करो, ए निकालना इजी हो जाएगा. हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, a प्लस 3b इज इक्वल टू 17. हमने क्या लिखा जी भाई, a इज इक्वल टू 17 माइनस 3b. अब नेचुरल नंबर है तो भाई लोवेस्ट वैल्यू 1 से शुरुआत करना पड़ेगा. तो हम क्या लिखेंगे भाई, एट b इज इक्वल टू 1. हमें a देखो क्या मिलता है, 3 1 जा 3, 17 माइनस 3 14. एट b इज इक्वल टू 2. समझ में आ रहा है कैसे करना है, करो क्विकली. कितने मिलते हैं ऑर्डर पेयर्स देखो. b का वैल्यू 5 तक ही ले सकते हो आप. ये देखो ना, 5 3 जा 15, 17 माइनस 15 2. अगर आप 6 अगर लिखोगे, वो 17 माइनस 18 वो -1 हो जाता है. और b इज इक्वल टू -1 अगर आएगा, बट कंडीशन क्या दिया है, b इज ए नेचुरल नंबर, -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर आपको a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 11 मिलेगा. b इज इक्वल टू 3 डालोगे, आपको a इज इक्वल टू 8 मिलेगा. b इज इक्वल टू 4 डालते हो, a इज इक्वल टू आपको 5 मिलेगा. अगर आप b इज इक्वल टू 5 डालते हो, आपको a इज इक्वल टू 2 मिलेगा. अब इसको आपको कौन से वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जी, a कॉमा b में कर दो. आपको मिलेगा जी 14 कॉमा 1, 11 कॉमा 2, 8 कॉमा 3, 5 कॉमा 4, 2 कॉमा 5. उसमें से ये जो a वाले वैल्यूज है डोमेन ऑफ रिलेशन आर, जो b वाले वैल्यूज है रेंज ऑफ रिलेशन आर. और इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को a कॉमा b अगर रिलेशन आर में है, ये रिलेशन आर है, तो अभी आपका आर इनवर्स क्या रहेगा जी, b कॉमा a रहेगा. देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिए, बट आपको एक आइडिया आ गया होगा. आप कोई भी एक रिलेशन आर खुद से डिफाइन कर सकते हो. ऑर्डर पेयर ले लो, छोटे स्केल पे सिंपल इक्वेशन बनाने, वो क्यूब पावर 10 इस टाइप के नहीं करना है, माचो नहीं करना. लीनियर, ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक. यहां तक क्लियर है. अब तक हमने क्या देखा जी, रिलेशन क्या रहता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या रहता है, रिलेशन ऑन अ सेट क्या रहता है, इनवर्स रिलेशन क्या रहता है. रिलेशन से लेकर इनवर्स रिलेशन तक किसी को कोई दिक्कत नहीं जाती, बहुत ईजी है. ठीक है. हमें कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है, जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन रहता है या फिर हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है. हमें कंफ्यूजन तभी होता है. आपको अगर सिर्फ 2 ही फॉर्मूलेज अगर याद रख के पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है, अगर बोला, आपको काफी इजी हो जाएगा. बट इंस्टेड अगर बोला भाई 2 नहीं है, आप 50 फॉर्मूलेज है, यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सब ज्यादा आ चुके हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. रीजन,
ये सॉल्व करने वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, आपका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तभी आप इनके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो पहले इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ रिलेशंस अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद एक दूसरे से वो अलग कैसे है वो तभी समझ में आएगा। लाइक कोई रिलेशन ये टाइप का है बट दूसरे टाइप का क्यों नहीं है, ठीक है। हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन है जी टोटल 8। अब ये 8 को हम सिंगल सिंगल करके नहीं करते, हम इसको दो दो के ग्रुप में कर रहे हैं, दो दो के ग्रुप में करेंगे। तो भाई सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन लिख लो वन बाय वन। फर्स्ट इज void relation, second is universal relation, third is identity relation, fourth is reflexive relation, fifth is symmetric relation, sixth is asymmetric relation, seventh is transitive relation, and eighth is equivalence relation। ये हमारे रिलेशन चैप्टर का आखिरी पार्ट है। चैप्टर रिलेशन काफी छोटा है बट रिलेशन चैप्टर ये जो है वो फाउंडेशन रखता है फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इज फंक्शंस, ठीक है। इसलिए रिलेशन सबसे पहले अच्छे से कर लो। टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब देखो इसको हम अंडरस्टैंड करते टाइम दो दो की जोड़ी में करेंगे, मतलब पहले वाला रो दूसरे वाला रो लाइकवाइज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, वॉइड रिलेशन या फिर नल रिलेशन या फिर इसको एम्प्टी रिलेशन भी बुलाया जाता है। दिस इज एज सेम एज नल सेट। हमने जो एम्प्टी सेट देखा था ये उसके जैसा ही है, ठीक है। अब हमने रिलेशन के बारे में क्या देखा भाई, रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर अगर रिलेशन ऑन सेट ए तो हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक ही सेट के ऊपर है, पकड़ के चलो, सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। रिलेशन आर इज ऑन सेट ए, इसका मतलब रिलेशन आर ए क्रॉस ए का सबसेट रहेगा। तो आर का लोवेस्ट वैल्यू 0 जा सकता है, आर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये कौन से टाइप का रिलेशन बनेगा, हमारा पहला टाइप, दैट इज नल रिलेशन। आर का हाईएस्ट वैल्यू क्या जा सकता है, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, बड़ा से बड़ा वहां तक ही जा सकता है। इट विल बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस ए विल एक्ट एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर रिलेशन आर। पहले दो टाइप काफी इजी है, ठीक है। इसको लिखेंगे जी, व्हेन relation R is an empty set, when relation R is an empty set, that is हम नॉर्मली बोल रहे हैं रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस है, बट नल सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस है। अब अगर यही नल सेट अपना रिलेशन आर है तो हम रिलेशन आर को बुलाते हैं जी देन relation R is void relation।
नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन. When relation R is equal to set A cross A. When relation R is equal to set A cross A. अब इसी का मतलब क्या रहेगा जी? A cross A is a subset of A cross A. हमारा स्टेटमेंट याद करो. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. और सबसेट में इक्वालिटी अलाउड है. प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी अलाउड नहीं है. रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए जा सकता है. तो व्हेन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, ऐसे टाइप के रिलेशन को हम बुलाते हैं जी यूनिवर्सल रिलेशन. देन आर इज यूनिवर्सल रिलेशन. देखो मैं आप इसको याद रखने के तरीके भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा. दोनों में कोई दिक्कत है? दोनों समझ में आ गए? अब दोनों को याद कैसे रखना है. दिस इज मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमम कार्डिनलिटी. सबसे छोटा काउंट जो पॉसिबल है वो क्या रहता है? जीरो रहता है. सो व्हेन रिलेशन आर कंसिस्ट ऑफ जीरो एलिमेंट्स, वो बन जाता है वॉइड रिलेशन. और रिलेशन आर का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर जा सकता है? ए क्रॉस ए के बराबर जा सकता है. तो जब वो उसका बराबर रहेगा, ये बन जाता है जी यूनिवर्सल रिलेशन. इनके बीच में ही ये बाकी के सारे हैं. हमें पता चल गया भी कम से कम नल सेट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ए क्रॉस ए जा सकता है. ये क्लियर है? नेक्स्ट दोनों पे चलता है. Our next relation is identity relation. Let capital R is a relation on set A then आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए लिखा ऐसे जाता है. आइडेंटिटी रिलेशन काफी स्पेशल रहता है, इसलिए हम नॉर्मली रिलेशन आर को आर करके बताते हैं. बट अगर रिलेशन आर अगर आइडेंटिटी रहा तो हम इसको आई करके दिखाते हैं. अब जो अपना सेट है उसके हिसाब से, सॉरी जो अपना सेट है उसके हिसाब से. तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए क्या रहेगा जी? दिस इज मेड ऑफ ए कॉमा ए सच दैट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए. When every element of set A is related to itself only. स्टेटमेंट में अगर याद करना है तो आइडेंटिटी रिलेशन अगेन स्पेशल क्यों है? इसमें डोमेन ऑफ रिलेशन भी वही है, रेंज ऑफ रिलेशन भी वही रहेगा. आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा खुद पे ही रहता है. हमारे जो बाकी के रिलेशंस है वो अलग अलग जा सकता है. ठीक है, मतलब ए टू बी सिमेट्रिक हो सकता है, ए टू सी इक्विवेलेंस हो सकता है, बट आइडेंटिटी कभी भी ए टू बी नहीं होगा. आइडेंटिटी हमेशा ए से ए तक ही रहेगा, इसलिए ये अलग है.
एग्जाम्पल के साथ अगर देखोगे, अगर मेरा सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है जी 1, 2, 3, तो अगर मैं अब यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए अगर लिख रहा हूं तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज मेड ऑफ ए कॉमा ए, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट एक ही है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। बट अगेन यहाँ पर कीवर्ड इज ऑनली, ऑनली सिर्फ उतना ही चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर बोला भाई ये 1, 1 और 2, 2 लिखा, हाँ भाई हो गया, नहीं हुआ, 3 का नहीं हुआ, यहाँ पर 3, 3 भी होना चाहिए। व्हाट इफ अगर यहाँ पर ये 1, 2 रहेगा तो ये भी, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, तो इतना ही। कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो। पहला वाला भाई ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं, पहले वही देखना है, ठीक है। दूसरा वाला देखो, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है। नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए कितना है, आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पर भी 3 ही है, ठीक है, ये जरूरी है। और इसके साथ हम सीखते हैं जी नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव। There is quite a similarity between identity relation and reflexive relation. Okay. When every element is related to itself, such relation is reflexive. Every element is related to itself, ये स्टेटमेंट कई बार तो पढ़ा है। Every element is related to itself, डिफरेंस क्या है, only। ऊपर only बोलने की वजह से जैसे ये पार्ट कवर हुआ ब्रेक लग जाता है। अगर मैंने रिलेशन आर बोला 1, 1, 2, 3, 3, इसके साथ 1, 2, 2, 3 ये एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तो भी चल जाता है फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आइडेंटिटी के लिए अलाउड था क्या, नहीं। आइडेंटिटी में सिर्फ 1, 1, 2, 2, 3, 3। रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हाँ भाई मेरे पास सेट ए है 1, 2, 3, उसके अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, नो। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3। और कुछ एक्स्ट्रा 1, 2 ले लिया, 2, 3 ले लिया, 3, 1 ले लिया, व्हाटएवर, ये एक्स्ट्रा पार्ट रहने की वजह से वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा बट वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। ये समझ में आया? तो जैसे हमने सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट के बीच में डिफरेंस देखा था, सबसेट में इक्वालिटी इज अलाउड, प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी इज नॉट अलाउड। सिमिलरली आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा पार्ट इज नॉट अलाउड, रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा पार्ट इज अलाउड। लाइक एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली बोला तो आइडेंटिटी, एक्स्ट्रा पार्ट के साथ आया तो रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो दोनों में सिमिलैरिटी भी है बट एज वेल एज दोनों में डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी की वजह से दोनों चीजें एक साथ याद रख सकते हो, डिफरेंस की वजह से ये दोनों चीजें अलग अलग कर सकते हो। ये क्लियर है? हाँ, आर आर करके आइडेंटिटी स्पेशल है, इसलिए आइडेंटिटी के लिए अलग से नाम है। ये 8 टाइप है तो 8 के लिए अलग अलग वैसा नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी है। अब क्यों आइडेंटिटी अलग है ये भी देखो, सिर्फ इतना रहा तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ आइडेंटिटी रिलेशन। ये समझ में आया? ओके, आज हम यहीं पर रुकते हैं। पहले चारों समझ में आ गए? नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम बाकी के 4 अंडरस्टैंड करेंगे।
ये क्लियर है।